मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ टू एरेज निकालना, ठीक है। यूनियन ऑफ टू एरेज निकालना मैंने बताया। यूनियन ऑफ टू एरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि मेरे पास में एक एग्जांपल दिया है कि क्वेश्चन क्या है। मेरे पास में 1 2 3 है और यहाँ पर 4 है। तो मेरे पास में टोटल यूनिक एलिमेंट्स दोनों को मिला करके बस 4 ही हैं, दोनों को मिला करके। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। ये वाला है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया ए। अब इसके अंदर जो भी मेरे पास में एलिमेंट्स जाएंगे, भले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है और इसमें डालने की थीटा ऑफ एन, तो इसके अंदर मेरे सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे। इस अनऑर्डर्ड सेट के अंदर ए के सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद में मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ ताकि मैं बी के एलिमेंट्स को भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकूँ। तो मैंने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को बेसिकली उसके अंदर अंदर डाल दिया। ए के और बी के दोनों के एलिमेंट्स को उसके अंदर डाल दिया। और मेरे को पता है कि वो बस क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स ही अपने पास में रखते हैं, तो उसके पास में m+n से इक्वल टू या फिर लेस देन नंबर होंगे, ठीक है। ये एक चीज़ होगी मेरे पास। और उसके बाद में मेरे पास में जो भी साइज़ आएगा, साइज़ क्या होगा? साइज़ की जो वैल्यू होगी, यूएस डॉट साइज़ की जो वैल्यू होगी वो मेरी n+m के इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी। n+m कब होगी? n+m तब होगी जब वो ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर वर ऑलरेडी यूनिक। और अगर यूनिक नहीं है तो n की वैल्यू n से थोड़ी छोटी होगी और m की वैल्यू m से थोड़ी छोटी होगी। तो फिर मतलब मान लो कि i टाइम्स छोटी है, इसमें i चीज़ें अकरिंग है, रिपीटिंग थी, और इसमें j चीज़ें रिपीटिंग थी। तो उस वाले केस में जो मेरा साइज़ हो जाएगा वो ये हो जाएगा n+m -i -j, ठीक है। ये मेरे पास में साइज़ हो जाएगा उस वाले केस में। एक इसकी नाइव अप्रोच क्या है? नाइव अप्रोच है कि मैं पहले एरे ए के हर सारे एलिमेंट्स को चेक कर लूँ कि वो यूनिक है या नहीं। क्योंकि अगर वो यूनिक नहीं है, अगर मैं उनको पहले ही डाल चुका हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट प्लस प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले मैंने देख लिया कि वो यूनिक है या नहीं। फिर यूनिक है, अगर वो फर्स्ट टाइम है तो रिज़ल्ट को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। फिर इसको लिखने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। मैं पहले ए के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूँगा, ए के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूँगा। फिर उसके बाद में मैं एक और फॉर लूप का यूज़ करूँगा जिसमें मैं आई इज़ इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज़ इक्वल्स टू सॉरी जे इक्वल टू 0 से लेकर के जे इज़ इक्वल्स टू i-1 तक लेकर के जाऊँगा। जे इज़ लेस देन इक्वल टू जे इज़ लेस देन आई तक लेके जाऊँगा और जे प्लस प्लस। और उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि वो एलिमेंट यूनिक है या नहीं। इफ़ वाला एलिमेंट अगर यूनिक है, मतलब इक्वल टू वैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर वो मेरे को मान लो मिल जाता है तब तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा कि मतलब ही नहीं है नीचे का चेक करने का। और अगर वो मेरे को नहीं मिल पाता है तो उस वाले केस में क्या कर दूँगा, रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। वही वाली चीज़ मैंने नीचे भी करी है। मैंने बी के लिए क्या करूँगा, मैं बी में चेक करूँगा कि वो फर्स्ट टाइम है या नहीं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं है तो मेरे मेरे काम का ही नहीं है। अगर वो फर्स्ट टाइमर है तब मैं दूसरी चीज़ चेक करूँगा कि वो ए के अंदर प्रेजेंट था तो नहीं। अगर वो ए के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो एक में भी यूनिक है, तो मैं रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो उसी का मैंने यहाँ पर लूप लिखा हुआ है।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर बी को ट्रैवर्स करने का लूप लिख दिया, फिर उसके अंदर मैंने बी को बी का ये लिख दिया कि अ, हर एलिमेंट को बी के ट्रैवर्स कर रहा है, और उसके बाद में अगर वो मिल जा रहा है तब तो मतलब ही नहीं है ना देखने का, तो फिर कंटिन्यू मैंने उस वाले केस में कर दिया कि अगर मेरे को मिल जा रहा है तो नीचे की सारी चीज़ों का आप स्किप कर दो। और क्योंकि मैंने कंटिन्यू का यूज़ किया तो मेरे को एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में मैंने नीचे लगा, अगर नीचे ये वाली चीज़ लिख दी, अगर मेरा ऊपर वाला वो यूनिक मिल गया मेरे को, यूनिक इन बी मेरे को वो मिल गया, या फिर फर्स्ट टाइमर इन बी, फर्स्ट टाइम इन बी, तो उस वाले केस में आप क्या चेक करना कि वो ए के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था क्या। ठीक है। और अगर वो ए के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था तो आप रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दो 1 से। तो यही था सिंपल अप्रोच हमारी कि मैंने रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर दिया 1 से। और लास्ट में क्या कर दूंगा, लास्ट में बस मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करा दूंगा यहाँ पर। रिज़ल्ट, रिटर्न रिज़ल्ट, RETU। ठीक है, रिज़ल्ट को रिटर्न करा दिया बस। जब ये सब मेरा ख़त्म हो जाए एकदम आखिरी में, तो ये हो गया नाइव अप्रोच। अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। पेयर विद गिवन सम है। ठीक है, पेयर विद गिवन सम, पेयर विद गिवन सम। देखो इसके अंदर मेरे को बोल रहा है वो पेयर है, तो पेयर क्या होता है, 2 एलिमेंट्स का होता है। मान लो मेरे पास में जो सम है, सम की वैल्यू एस है। ठीक है, सम की वैल्यू एस है। तो अगर मेरा जो पहला एलिमेंट है उसका सम है मेरे पास ए, मतलब वो एलिमेंट मेरे पास में ए है, तो दूसरा वाला तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा सम हो जाए, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, सम माइनस ए होनी चाहिए। तो बेसिकली यही आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक दूसरा एलिमेंट ढूंढूंगा, पहला मेरा एलिमेंट तो ए ही रहेगा, फिर दूसरा एलिमेंट मैं फाइंड करूँगा। क्या करूँगा मैं, दूसरा एलिमेंट मैं फाइंड करूँगा उसी वाले सेट, उसी एरे के अंदर, क्योंकि एक ही तो एरे दिया है ना, उस वाले एरे के अंदर मैं फाइंड करूँगा कि मेरे को कि मेरे को ये वाली चीज़ मिल जाए, सम माइनस ए मिल जाए। अगर मेरे को ये मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर हो गया वो ट्रू हो गया। ट्रू मतलब कि हाँ, एक सेट पेयर मेरे पास में प्रेजेंट है जिसका सम जो है वो हमारे गिवन सम की इक्वल है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या था बेसिकली, जैसे मेरे पास में यहाँ पर है 1 2 3, और मेरे को बोल रहा है कि आप मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ कि मतलब क्या इस यहाँ पर कोई ऐसा पेयर है जिसका जो सम है, कहाँ है भाई, जिसका जो सम है वो 5 की इक्वल है।
सम इक्वल टू 5, तो आपका आंसर होगा ट्रू। अगर वो बोलता है सम इज इक्वल्स टू 6, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ थी। तो फिर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूँगा और हर एक एलिमेंट मेरा बन जाएगा ए। ठीक है, और हर एक एलिमेंट जब मेरा ए बन जाएगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं सम माइनस ए एलिमेंट उस सेट के अंदर ढूंढ पाऊँ। अगर मैं फाइंड कर पा रहा हूँ उसके अंदर, तब तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, और अगर मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मेरे को फॉल्स मिल जाएगा कि मतलब वैसा है नहीं। तो इस क्वेश्चन की नाइव अप्रोच क्या होगी मेरे पास में, नाइव अप्रोच हो जाएगी इस क्वेश्चन की मेरे पास में कि पहले मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप के अंदर मैंने इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दी। उसके अंदर मैंने इंट जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और फिर जे इज़ लेस देन आई, जे प्लस प्लस कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफ़ एरे इफ सम माइनस एरे आई इज प्रेजेंट इन पिछू ऑफ एरे का जे एलिमेंट, तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो आप। ठीक है, उस वाले केस में आप रिटर्न ट्रू कर दो और फिर ब्रेक भी कर दो, क्योंकि हमारे पास वैसे ट्रू कर दिया ना, हम लोगों ने रिटर्न कर दिया ना, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन हो गया, जिससे मैं एक हर बार एक पेयर को सर्च कर रहा हूँ। एक मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, ड्राई रन। यहाँ पर जैसे कि मान लो मेरे पास में था 1 2 3, और मैं सम ढूंढ रहा हूँ इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास में सबसे पहले मेरे पास में आई की वैल्यू हो गई 2, आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 1, सॉरी एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि वो तो सबसे पहले मेरा 1 ही है ना, ऑफ एरे आई इक्वल टू 1, जे इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर ए की वैल्यू जो हो गई वो मेरे पास 2 हो गई, और बी की वैल्यू जो हो गई मेरे पास में सम माइनस ए, यानी कि 5 माइनस ए, यानी कि 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गए मेरे पास। तो अब मेरे को बेसिकली 3 को ढूंढना है। 3 को मेरे को ढूंढना है किस में, कहाँ पर? 3 को मेरे को ढूंढना है इससे पहले। क्या यहाँ पर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो सबसे पहले मेरी जो जे की वैल्यू होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 0, और जे की वैल्यू जाएगी 1 तक, मतलब बेसिकली एक ही आइट्रेशन ही हो पाएगी। और उसमें मेरे पास में यहाँ पर 5 है, सॉरी 2 है,
और टू तो वो ढूंढ नहीं पाएगा एक्चुअली, टू तो वो ढूंढ पाएगा ही नहीं। ये जे की वैल्यू मेरे पास में 1 हो गई, तो फिर वो ढूंढ नहीं पाया ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में मैं अगली बार ट्राई करता हूँ, अगली बार मैं ट्राई करता हूँ आई इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, अब मैं तो किसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ आई इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। तो आई इक्वल टू 2 में क्या होगा मेरे पास में कि वो 3 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई मेरे पास में 3। तो मेरे को जो बी इस बार रिक्वायर्ड है तो वो इस बार 2 है। तो मतलब जो मेरा 2 है वो यहाँ पर कहीं पे आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बी की वैल्यू तो 2 मेरी हो ही चुकी है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने जे के ज़ीरोथ एलिमेंट के लिए चेक किया, 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, जे इज़ इक्वल्स टू 0 के टाइम पे, जे इक्वल टू 1 के टाइम पर मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाली चीज़ मिल जाएगी मेरे को 1, यहाँ वाली चीज़ मेरे को मिल जाएगी 2, और यहाँ पर ये मेरे को मिल गया 1, ये मेरे को मिल गया 2। तो 1 वाले टाइम में तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो जाएगी, जिससे हमें मतलब नहीं। लेकिन पर इस वाले केस में मेरे को यहाँ पर ये 2 इज़ इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो जब मेरे पास में ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो मतलब एक पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका जो सम है वो मेरे रिक्वायर्ड सम की इक्वल है। और अगर मान लो यहाँ पर 2 होता ही नहीं, यहाँ पर 2 होता ही नहीं, ये भी 3 होता, तब तो सम मेरा जो है वो ये नहीं बन पाएगा ना। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा कि मैं सब कुछ के बाहर यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न फॉल्स, कि मतलब मिला ही नहीं मेरे को। मैंने तो भाई सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे एलिमेंट, सारे पॉसिबल पेयर जो हैं, सारे पॉसिबल पेयर ढूंढने के बाद में अब मेरे को मिला ही नहीं है, तो फिर फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये हो गई थी इसकी नाइव अप्रोच। नाइव अप्रोच मतलब जो अप्रोच बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लें, फर्स्ट टाइम अप्रोच। फिर दूसरे वाले के अंदर मैं क्या करूँगा कि मतलब अब मैं एफिशिएंट तरीका बता रहा हूँ आपको। एफिशिएंट तरीके के अंदर क्या है कि मैं आपको अपनी एफिशिएंट अप्रोच 1 बताता हूँ। उसके अंदर क्या है कि मैं सारे एलिमेंट्स को अनऑर्डर्ड सेट लिख दिया पूरा मैंने, अनऑर्डर्ड सेट, और फिर इसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट डाल दिए। एरे एरे प्लस एन, और उसके बाद में बस मैंने एक फॉर लूप लगा दी। और उस फॉर लूप के अंदर बस मैं फाइंड कर रहा हूँ एक्स एलिमेंट को। सम माइनस एक्स एलिमेंट को, अगर वो प्रेजेंट है मेरा, तब मैं उस वाले केस में रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और मान लो कि मैंने सब कुछ कर लिया और उसके बाद में वो प्रेजेंट था ही नहीं, तो मैं उस वाले केस में कर दूंगा रिटर्न आर एन फॉल्स। ठीक है, तो बस ये है मेरा सॉल्यूशन छोटा सा।
अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार जल्दी से देख ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर था होगी बिग ऑफ एन, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं हर एक थीटा ऑफ एन, फिर उसके बाद में मैं हर एक एलिमेंट को वो कर रहा हूँ तो बिग ऑफ एन, और फिर तो मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन प्लस एन। या फिर 2n, या फिर मैं इसको n ही लिख सकता हूँ। तो ये होगी मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं आपको अपनी दूसरी अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। दूसरी अप्रोच बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, दो लूप मैं लगा रहा था अलग से। इस वाली बार मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँगा, उन दोनों लूप्स को। तो इस वाली बार क्या मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा फंक्शन लिख देता हूँ अच्छे से। बूल स्पेयर एंड एरे, फिर उस एरे का साइज़ n, और सम भी इंट सम। फिर इसको मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट इंट एस। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ एच डॉट फाइंड इज़ इज़ नॉट इक्वल टू एंड, उस वाले केस में तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ ट्रू, आर ई रिटर्न ट्रू। और अगर वो मेरे को मान लो मिल जा रहा है, मतलब मिल जा रहा है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दे रहा हूँ। और दूसरे वाले केस में क्या कर दे रहा हूँ मैं, दूसरे वाले केस में मैं उसको कर दे रहा हूँ एल्स पार्ट। एल्स पार्ट अगर मैं ना भी लिखूँ ना तो भी मेरे पास में काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में रिटर्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एल्स नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ कि यूएस डॉट इंसर्ट एरे आई, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न आर ई टी यू आर एन फॉल्स। तो देखो ये हो गया मेरे पास में पूरा प्रोग्राम। अब इसके अंदर मेरे पास में बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले मेरे पास में एक एम्प्टी सेट है एच, सबसे स्टार्टिंग में ये यू एम। सबसे पहले मेरे पास में यू एम जो है वो बिल्कुल खाली है। जब मेरे पास में आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, इटरेशन चल रही है, तो उसमें मैं क्या मैं फाइंड कर रहा हूँ। ओहो, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं है। फाइंड क्या मैं कर रहा हूँ, एक्स माइनस सम को। एक्स से मेरा मतलब है एरे आई, एरे आई माइनस सम को मैं ढूंढ रहा हूँ। अब सबसे पहले मेरे पास में एच यू एम जो है वो बिल्कुल खाली है। अगली वाली बार में क्या होगा कि जब आई इज इक्वल टू ज़ीरो था, इटरेशन चल रही होगी, तो फिर वो ढूंढेगा, खाली के अंदर ढूंढेगा। खाली के अंदर तो उसे कुछ मिलेगा नहीं,
तो फिर जैसे मेरे पास में है 1 2 3, और जो मेरे पास में सम है, सम इज़ इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो अगर ये आई इज़ इक्वल्स टू 0 है तो फिर वो ढूंढेगा किसको? वो ढूंढना चाहता है 5 - 1 को। 5 - 1 को इसके अंदर वो ढूंढना चाहता है, फाइंड करना चाहता है, लेकिन पर क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट क्या कर देगा? 1 को इंसर्ट कर देगा इसके अंदर। फिर आई इज इक्वल्स टू 1 वाली आइट्रेशन पे वो ढूंढना चाहता है किसको? 5 - 2 को। 5 - 2 यानी कि 3। तो फिर वो ढूंढना लेकिन पर उसको मिलेगा ही नहीं, तो यार इस चीज़ जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो क्योंकि वो फॉल्स हो जाएगी तो फिर मेरे को वो उस वाले केस से भी इंसर्ट करना पड़ेगा 2। तो अब मेरे पास में जो यू एम हो गया वो कितना हो गया? 1 और 2 हो गया। फिर उसके बाद में जो आई इज इक्वल्स टू 2 वाली आइट्रेशन होगी मेरी, उसके अंदर मैं क्या फाइंड करूँगा? उसके अंदर मैं 5 - 3 को फाइंड करूँगा, यानी कि 2। तो यू एम के अंदर जब मैं 2 को फाइंड करूँगा तो मेरे को इस वाली बार ये मिल जाएगा। देखो यू एम के अंदर 2 है ना मेरे पास, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर यू एम की वैल्यू बस 1 थी। यू एम की वैल्यू इस वाले केस में बस 1 थी, और इस वाले केस में आई इज इक्वल्स टू 0 वाले में तो थी ही नहीं, एक्चुअली खाली थी। फिर आई इक्वल टू 1 वाले में वो बस 1 ही थी। फिर उसके बाद में मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया, और इस वाले केस में पहले मेरे पास में जो वैल्यू है यू एम की वो पहले ही हो गई थी 1 - 2, और उसके बाद में मैंने 2 को सर्च किया था। यहाँ पर पहले ये था, अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। आई इज इक्वल्स टू 2th आइट्रेशन पे, आई इक्वल टू 2 पर मेरा जो सेट था, अनऑर्डर्ड सेट, उसकी वैल्यू पहले ही हो चुकी थी 1 और 2। फिर उसके बाद में मैंने उसमें फाइंड किया 5 - 3 को, और वो मेरे को इस बार मिल गया, तो मेरे पास में ट्रू आ गया। तो मेरा ट्रू रिटर्न हो गया। और मान लो मेरे को इस वाली बार भी नहीं मिलता, जैसे मान लो कि उसके अंदर मेरा ये होते एलिमेंट्स, तो उस वाले केस में क्या हो जाता कि यहाँ पर ये मेरा 3 रहता, तो ये वाला ट्रू इस वाली बार भी इंसर्ट नहीं होता उस वाले केस में, और फिर उस वाले केस से भी मैं बाद में 3 को इंसर्ट करता, और फिर आई इक्वल टू 3 जो कि है ही नहीं, पर फिर भी मैं मान लो लिख दे रहा हूँ, ये है नहीं वैसे, क्रॉस पैरेलल डाल देता हूँ। उस वाले केस में जो अनऑर्डर्ड सेट होता है मेरे पास में, फिर 1 3 और 3 होता है ना? गलत है ना भाई? बस 1 और 3 ही होता, क्योंकि यूनिक होते हैं ना इसमें। तो मेरे पास में फाइनल सेट आ जाता उस वाले केस में, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपनी ऑक्सिलरी स्पेस 1 से बचा सकते हो, जो कि ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर आप कंडीशन डाल दो कि इफ़, अगर ये आखिरी एलिमेंट है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू n - 1, तो डो इंसर्ट मत करो। इफ़ आई नॉट इक्वल टू n - 1 है,
उस वाले केस में बस आप इंसर्ट करो यूएस, उसी वाले केस में बस आप इंसर्ट करो, अदरवाइज इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पर इससे बस आपकी ऑक्सिलरी जो स्पेस होगी वो बस वन से ही बच पाएगी, यानी कि अगर वो थीटा ऑफ एन जा रही थी तो बिग ऑफ एन जा रही थी तो बिग ऑफ एन माइनस वन हो जाएगी। तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, पर ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। फिर ये हो गई थी इसकी एफिशिएंट अप्रोच, ठीक है, एफिशिएंट अप्रोच हो गई थी ये। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन, पर उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आ गई, बिग ऑफ एन, यहाँ पर बस बिग ऑफ एन ही है, क्योंकि ये वाली चीज़ दोनों लूप्स का तो मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया था ना, तो बिग ऑफ एन, वेरी गुड, बिग ऑफ एन। पहले वाले में था बिग, एक्चुअली ये है थीटा ऑफ एन, नहीं बिग ऑफ एन नहीं है, क्योंकि पहले ही मिल जाए हमको तो बिग ऑफ एन, और पहले वाले क्या है बिग ऑफ टू एन। तो मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।